भारत के तेज रफ्तार विकास की एक कहानी जमीन पर लिखी जा रही है, और वो भी बड़े महानगरों की नहीं बल्कि छोटे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के शहरों के अंदर लिखी जा रही है। इस कहानी के एक अहम किरदार के तौर पर अभिनंदन लोढ़ा उभरे हैं, जो कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के कर्ता धर्ता हैं, उसके प्रमुख हैं, और आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अमर उजाला में आपका अभिनंदन जी। स्वागत अभिनंदन। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आप जिन जगहों पर जमीन का विकास कर रहे हैं, आप प्लॉटेड कम्युनिटीज को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो शहर कैसे और क्यों शामिल हैं जो कि किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनके केंद्र हैं। क्या आउटलुक है इसके पीछे आपका? प्रणय जी, इसमें वार्तालाप करने के लिए 2 मिनट में थोड़ा आपको अतीत में ले जाऊंगा कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था अंग्रेजों के राज के पहले, तब उसमें एक चीज देखी जाती थी कि हमारी संस्कृति में जो हमारे देशवासियों का विश्वास था और जो हमारी संस्कृति को लेकर देश में प्राइड था, उसकी वजह से स्वतंत्रता और जो हम खुद बनाते थे उसका उपयोग करना, ये सब हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा था। आज जैसे ही भारत फिर से सांस्कृतिक विकास की तरफ बढ़ रहा है, जो ये सारे स्थान हैं जहां पर कल्चरल टूरिज्म हो रहा है, इन स्थानों पर धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद कल्चरल ग्रोथ साथ में आ रही है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन काफी तत्पर यहाँ पर उभर कर आ रहा है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में काम कर इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक केंद्र ही धीरे धीरे देश के आर्थिक केंद्र भी बनेंगे। इसी सोच को लेकर हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने 48 स्थानों को चुना है, जो आज सांस्कृतिक केंद्र हैं, कल सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनने वाले हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तत्पर है, और इन सब के समूहकरण की वजह से उस एरिया की आर्थिक ग्रोथ नेशनल एवरेज के ऊपर है और ऊपर ही रहेगी। इन्हीं जगहों पर HOABL अपना कार्य कर रहा है, और यहीं पर इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सबसे ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। आप जैसे जो पारखी हैं, जो बाजार पर भी नजर रखते हैं, कारोबार पर भी नजर रखते हैं, तो आपके हिसाब से आपने बहुत सोच समझ के ये 48 जगहें चुनी होंगी। जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि ये 48 जगहें कौन सी हैं और आपने क्यों इन्हें चुना है। इनमें से कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे अयोध्या जी, वृंदावन, अमृतसर, कुछ शिमला, नेरल, कोंकण, खपोली, वाराणसी, उज्जैन। ये एक मिक्सचर है, समूहकरण है उन जगहों का जहाँ पे बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी बहुत हाई हैं, और नेचुरल टूरिज्म, गोवा नेचुरल टूरिज्म की भी बहुत डिमांड है। क्योंकि ये हमारा जनरली हमने देखा है कि जैसे ही टूरिस्ट एक जगह पर जाते हैं किसी भी कारण से, और उस जगह पर स्पेंडिंग शुरू होती है, तो उस जगह पर नेचुरल कोर्स में भी जमीन की सप्लाई कम हो जाती है, जो अवेलेबल लैंड है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और लोग जो बाहर से आते हैं इकोनॉमी में ग्रोथ क्रिएट कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा बड़ा एग्जांपल शायद पूरा देश ने इस बार महाकुंभ में देखा, और आप जानते ही होंगे प्रणव जी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर 15,000 करोड़ का निवेश किया था महाकुंभ में। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। 7,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, 7,500 करोड़ रुपया भारतीय सरकार ने, और इसमें से करीबन 3,000 करोड़ रुपया है वो ओपेक्स में गया था। 12,000 करोड़ रुपया है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में गया था, जैसे रोड्स बनाना, रेलवेज को बेटर करना, एक्सेट्रा जी। इस 3,000 करोड़ की ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के सामने 3,42,000 करोड़ का खर्चा बाहर से आने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। 60 करोड़ लोग जो बाहर से आए हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में करीबन 3,42,000 करोड़ का खर्चा किया इस 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सामने। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है, जब आदमी आता है और वो एक फ्लो में चलता है, तब वो कुछ छोटी छोटी चीजों में पार्टिसिपेट करके इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है। यानी जबरदस्त ROI दिया है, अनबिलीवेबल ROI। मेरे को लगता है कि इससे बेटा इन्वेस्टमेंट स्टोरी पूरे भारत की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगी। आपने अयोध्या का जिक्र किया, क्योंकि रामनवमी भी आने वाली है। अयोध्या में बने राम मंदिर को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लोग दर्शनार्थी अभी भी वहां, भीड़ का जो ग्राफ है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर वैसे ही पहुंचते हैं।
मैं अयोध्या की स्टोरी पर आना चाहता हूं, क्योंकि आप उन चुनिंदा या कह लीजिए कि पहले लैंड डेवलपर्स में से हैं जिन्होंने अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी भी सही, उसे डेवलप करना शुरू किया। अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी के बारे में क्या, जिस समय आपने वहां प्रवेश किया, वो रामचरितमानस की चौपाई है ना, प्रवसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो क्या वही भाव था? अयोध्या जी में प्रवेश के काफी कारण थे। एक तो कारण ये था कि मेरे जो दादाजी हैं ये बहुत शुरुआत से राम जन्मभूमि के आंदोलन में जुड़े हुए थे, तो हमारे घर में हमेशा अयोध्या जी का महत्व क्या था ये शायद नॉर्मल परिवारों से ज्यादा हमारे को समझ थी। और थोड़ा अयोध्या जी के बारे में जब चर्चा करें तो थोड़ा अयोध्या जी के अतीत में भी जाना चाहिए। अयोध्या जी को हम जो आज देख रहे हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, भारत की नहीं विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या जी है। आप उसको यदि जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो जैन प्रथम तीर्थंकर थे, जहां जैनों में माना जाता है कि दुनिया में आचरण इन्होंने सिखाया, आदिनाथ भगवान इन्हें कहते हैं जी। उसका जन्म भी अयोध्या जी में हुआ था। उसके बाद 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या जी में हुआ। आप भगवान श्री राम के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका पूरा कुल अयोध्या जी से शुरू हुआ था जी। और हमारे हिंदुओं में मान्यता है कि जो सबसे पावन स्थान है उनमें से अयोध्या जी एक है। रामचरितमानस का जो आपने जिक्र किया उसमें भी आप देखेंगे कि लोग जो गंगा जी के लिए कहते हैं कि गंगा जी में जाके सारे पाप धुल जाएंगे, जब राम जी वापस आ रहे तब उन्होंने कहा कि भाई सरयू नदी में डुबकी लगाने से मन में अत्यंत शांति मिलती है और सारे पाप धुल जाते हैं। और आर्थिक रिलेशन अयोध्या जी ने आज से नहीं प्राचीन काल से पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं। जो अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जी थी, सूरी रत्ना, वो साउथ कोरिया गई थी जल मार्ग से। साउथ कोरिया में आज भी उनको बहुत आदर से उनका नाम लिया जाता है। बिल्कुल। और थाईलैंड में तो अयोध्या है, थाईलैंड में अयोध्या है, वहां के जो राजा हैं वो अपने आप को राम का ही वंशज कहते हैं। तो ये तो भारत की सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन मैं इस सवाल पर आना चाहता हूं अभिनंदन जी कि अयोध्या का अतीत क्या है, हम उसके लिए हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक महत्व क्या है वो भी हम जानते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर बहुत लंबे समय तक अयोध्या कहा जा सकता है बहुत निगलेक्टेड जगह रही। मैं वहां गया हूं और जो पुराना अयोध्या है, रिपोर्टिंग के दौरान जब भी वहां गए तो बहुत ही एक ऐसा उजाड़ वीरान सा लगता था, जिसको देखकर भी लगता था कि पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई है या पता नहीं क्या हुआ है वहां पे। इस एक्टिविटी के साथ आपने जब सोचा तो उस स्लीपी टाउन के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि आप 2021 में जब वहां पहुंचे थे आपने लैंड बाइंग शुरू की। लैंड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। हाउ डिड यू डिसाइड एंड व्हाई डिड यू डिसाइड? उसमें वापस मैं बात करूंगा मेरे दादाजी की। तो यहाँ पर मुंबई में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो एक इन्वेस्ट यूपी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे और किसी कारणवश उनसे ग्रुप में भेंट करने का मुझे मौका मिला। और जब मौका मिला और उन्होंने अपना विजन जो उत्तर प्रदेश के बारे में और अपना विजन जो अयोध्या जी के बारे में बताया उस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर, तब ये समझ में आ गया कि पूरा उत्तर प्रदेश बदलने वाला है। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश हम बाहर वाले पहले समझते थे और जो उत्तर प्रदेश योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश है, उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतराल है और ऑलरेडी उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। और जब मैंने कुछ अयोध्या जी को लेके 1-2 प्रश्न पूछे तब उन्होंने मेरा नाम पूछा और नाम पूछ के जब मैंने बताया कि मैं गुमानमल जी लोढ़ा का पोता हूं, तब उन्होंने कहा भाई आपका तो पुराना अटैचमेंट है, आपको अयोध्या जी के बारे में सोचना चाहिए और वहां पर कार्य करना चाहिए और आप उत्तर प्रदेश आके हमसे मिलिएगा। और जब उनसे मिलने का समय मिला तब उन्होंने और डिटेल में अपना विजन बताया जो पब्लिकली अवेलेबल था। 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो वो अयोध्या जी के आसपास बनाने वाले थे, जिसके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना शुरू हो चुका था। तो जब इन सबको साथ में देखा गया तो हमको समझ में आ गया कि ये जो आज एक स्लीपी टाउन है, कल बढ़कर ये बहुत अत्यंत प्रोग्रेस के मार्ग पे जाने वाला है। और जो सबसे पहले यहाँ जाकर जमीन ले पाएगा उसी को जमीन मिलेगी, बाद में तो किसी को जमीन मिलेगी भी नहीं। तो हमने 2020 में यहाँ पर जमीन खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया और करीबन 3.5 से 4 साल हमको लग गए यहाँ पे जमीन को लेने के लिए, जिसके दौरान हम डेवलपमेंट एक्टिविटी को कंटिन्यूसली देखते चले गए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ब्यूरोक्रेसी दोनों वहां पर इतनी सिंपल थी कि हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे जितना एक्सपैंड करेंगे उतनी हमारे ग्रुप की प्रगति फास्ट हो पाएगी।
लेकिन अभिनंदन जी, बहुत सारे सवाल इस लैंड बाइंग को लेकर, आपके ग्रुप को लेकर नहीं, लेकिन जो ओवरऑल अयोध्या के अंदर लैंड बाइंग हुई है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे और कई लोगों ने इस चीज को लेकर आलोचना के सवाल भी उठाए कि भाई जितनी तेजी से अयोध्या के अंदर दाम बढ़ गए हैं, आम बायर के लिए भी जो अयोध्या में ही रहता है, अयोध्या में जमीन खरीदना चाहता है, उसके लिए भी दाम जो है वो बूते से बाहर हो रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं या जो लैंड सेंटिमेंट है स्थानीय लोगों के लिए, उसका आप ख्याल कैसे रख रहे हैं? उसके दो तरीके हैं प्रणव जी। एक तो ऐसा है कि हमारा सारा पार्टिसिपेशन लैंड बाइंग का लोकल लोगों के साथ में ही होता है, तो लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसका अप्रिसिएशन पूरा लोकल लोगों को भी मिलता है। दूसरा, हम लोकल लोगों के साथ मिलके वहाँ पे काफ़ी कार्य करते हैं, इंक्लूडिंग जो स्कूल्स को चलाना, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांस एजुकेशन देना है, सारी उस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर करते हैं। और थर्डली एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमने बहुत क्लियर रूल बना के रखा कि कोई भी जमीन की खरीदी में सरकार का ना हम पार्टिसिपेट करते हैं सरकार के साथ में, और ना सरकार हमारे लिए उसमें कोई रोल करती है। इसके बाद में जैसे अयोध्या जी में जमीन के दाम बढ़े हैं, तो जो 25 लाख रुपया पर एकड़ की जमीन थी 2020 में, आज वही फार्मर उसको 7-8-10 करोड़ रुपया पर एकड़ पे भी बेच रहा है। और इसमें लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है। आप यदि कोई भी जगह को देखेंगे तो जब लोकल लोग थोड़ी बहुत जमीन वहां पर बेचते हैं, आर्थिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो लोकल इकोनॉमी भी बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, और इवेंचुअली वो सारा पैसा उसी इकोनॉमी में वापस आता है। हमारा करीबन 1200 करोड़ रुपए का निवेश अयोध्या जी में हो चुका है, प्लस हम वहां पर एक 5 स्टार होटल भी बना रहे हैं लीला के साथ में, जो शायद भारत का पहला प्योर वेजिटेरियन 5 स्टार होटल होगा। इसके चलते करीबन 10,000 लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा ओवर अ 5 ईयर पीरियड। इन सब के कॉम्बिनेशन में लोकल लोगों के साथ में मिलके उनके आर्थिक विकास में पार्टिसिपेट करके और सारी जमीन को प्राइवेटली खरीद के हमने हमारे हिसाब से ये इंश्योर किया कि लोकल इकोनॉमी और हमारा एकदम 1:1 का इक्वेशन है। मैं आपके ग्रुप की प्रोफाइल में देख रहा था, अयोध्या को लेकर जो आपने प्लान बनाए हैं वो तो इतने मेगा प्लान हैं कि वो वाकई में एक ऐसा स्वप्न नगरी टाइप लगता है जब वो डेवलप पूरी तरह से हो जाएगा तो। लेकिन आपकी क्या अयोध्या में ही विस्तार की योजना है या अयोध्या के अलावा भी आप और शहरों के अंदर जहां जा रहे हैं? जैसे मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, उसके अंदर उज्जैन भी है, उसके अंदर जगन्नाथपुरी भी है, नासिक का भी आपने जिक्र कर रखा है, तो ये सारे शहर भी उसके अंदर शामिल हैं और कब तक की टाइमलाइन में शामिल है? देखिए, जमीन एक्विजिशन तो हमने करीबन 32 लोकेशंस पे शुरू कर दिया है। इस साल जो है हम करीबन 9 और जगहों पर हमारी सेल्स की एक्टिविटी शुरू कर पाएंगे। ऑलरेडी हम करीबन 16 जगहों पर मौजूद हैं। एंड लैंड एक्विजिशन एक ऑनगोइंग बेसिस पे चलता रहता है, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली फार्मर से अक्वायर करते हैं, तो कब एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा होगा और कब अप्रूवल हम लेके आ पाएंगे, ये इस साल की पाइपलाइन के अलावा अगले साल के लिए आज बताना मुश्किल है। लेकिन हमारी ऐसी ईश्वर से निवेदन है कि ये पूरे 48 लोकेशन जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, अगले 24 से 36 महीने में हम इन सब लोकेशंस पे अपना कार्य शुरू कर पाएं। अभिनंदन जी, आप मुंबई में चूंकि बैठे हुए हैं और मुंबई में फिल्म नगरी है, बहुत सारे फिल्म कलाकारों ने भी जो है अयोध्या के अंदर जमीन में इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी इन्वेस्टमेंट आप ही के साथ में है। तो वो वाकई में केवल इन्वेस्टमेंट है या वो चूंकि उत्तर प्रदेश के मूल से आते हैं, प्रयागराज से, तो क्या वो वहां पे घर भी बनाने जा रहे हैं, बसने जा रहे हैं कोई? देखिए, अमिताभ जी का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशन है। जब उनसे मिलने का मौका मिला तो उन्होंने बताया भी कि अभिनंदन, हम तो पूरी जिंदगी बचपन हमने प्रयागराज में, इलाहाबाद में बिताया और सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के हम पिताजी के साथ में नदी में नहाने जाते थे। ऐसे हमारी बचपन की यादें हैं और उत्तर प्रदेश से मैं जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। इस सब को लेके जो आज वो उन्होंने वहाँ पे ज़मीन ली है, वो अपना मेरे हिसाब से यहाँ पे घर भी बनाने वाले हैं और घर को वहाँ पर रखने वाले हैं। कितना खुद उपयोग करेंगे, कितना गुरुओं को उपयोग के लिए देंगे, ये तो उनका खुद का निर्णय है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट से कई ज़्यादा है। उनका इमोशनल पार्टिसिपेशन में, और उनका मानना है कि मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। तो अब आपने सदी के महानायक को ही जब बुला लिया है अपने साथ में, तो और भी कलाकार निश्चित रूप से आए होंगे। जरा और नाम भी बताइए, और कौन कौन लोग जो हैं, या अभी भी क्या ये सिलसिला जारी है? बाकी लोगों के नाम बताना शायद ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनकी परमिशन हमने ली नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है कि करीबन जो बॉलीवुड में आप ऊंचे ऊंचे नाम मानते हैं, उसमें से 10 से 12 लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज में यहाँ पर हमसे ज़मीन खरीदी थी। और जो हमारा फर्स्ट 2 फेज था वो फुल्ली सोल्ड आउट हो चुका था, इसलिए लास्ट 6 से 9 महीने में हम कोई सप्लाई नहीं ला पाए थे।
अभी एक नए फेज का अप्रूवल हमको मिला है, तो हमारा मानना है कि अगले 30 से 60 दिन में हम जो हमारी लास्ट लेग ऑफ सप्लाई है उसको लेके आ पाएंगे। और ये अब अयोध्या जी में जिस तरह जमीन के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, 75 एकड़ की सिंगल टाउनशिप ऑफ दिस क्वालिटी विद 7 स्टार होटल शायद ही 5 स्टार होटल शायद ही वापस हम देख पा रहे हैं कि और कोई बना पाएगा। अभिनंदन जी, ये जो आपकी 75 एकड़ की टाउनशिप की परियोजना है, इसकी अगर आप जरा थोड़ी सी रूपरेखा बता पाएं, और साथ ही मुझे जरा ये भी बताइएगा कि ये तो हुआ मतलब जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे लोग शामिल हों तो ये तो बहुत ही हाई एंड चीज़ है, लेकिन क्या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी, जो आम वहां का क्रेता है, क्या आपकी इन ड्रीम परियोजनाओं में उसके लिए भी कोई जगह है? एक 75 एकड़ की जो हमारी स्कीम है प्रणव जी, उसमें करीबन 75 to 80% जमीन है। करीबन 14 बंगलों हैं जो हमारा मानना है कि जो इंडिया की लार्ज कॉर्पोरेट फैमिलीज हैं, जैसे तिरुपति जी में उन लोगों ने बंगलोज लेके इवेंचुअली वो गुरुओं के लिए उनका उपयोग करते हैं, उस तरह के 14 बंगलों का भी उस तरह उपयोग होगा। करीबन 3 से 4 रेसिडेंशियल टावर बनेंगे और एक 5 स्टार होटल है। तो ये 75 एकड़ का हमारा ओवरऑल प्लानिंग है, जिसका ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट फेज का पोजीशन हम अगले 12 से 18 महीने में देख रहे हैं, और ओवरऑल ये 4 फेज का डेवलपमेंट है, जिसका हमारा मानना है कि जल्दी इसको हम पूरा कर देंगे समय से पहले। अयोध्या जी में जो लोग ले रहे हैं वो पूरी दुनिया के हिंदू ले रहे हैं, सिर्फ जो बॉलीवुड के लोग हैं ऐसा नहीं है। मतलब आपको जानने में शायद खुशी मिलेगी कि नहीं करते हुए करीबन 48 शहर हैं, 50 शहर हैं भारत के बाहर, जहां से लोगों ने अयोध्या जी में अपनी आस्था को दिखाते हुए जमीन में निवेश किया है। एंड ये वो हिंदू हैं जो आज से 25 साल 30 साल पहले भारत छोड़ के जा चुके थे, लेकिन अयोध्या जी में उनकी आस्था पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। जाहिर तौर पर ये लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा भी है, जिसके अंदर ऐसा लोगों को लगता है कि अगर वो अयोध्या के लिए कुछ कर पा रहे हैं इसी बहाने, तो क्यों ना उसका निमित्त बना जाए। लेकिन हम अयोध्या से बाहर निकलकर अगर देखें तो चूंकि आपने उसका जिक्र भी किया, कई और शहर भी जो हैं वो आपके रडार पर भी हैं, आपकी कार्य योजना में भी हैं। क्या वृंदावन भी उसके अंदर शामिल है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके जिक्र के अंदर उत्तर प्रदेश का भी जिक्र बार बार आ रहा है, उसके अंदर आपने उदाहरण भी प्रयागराज का दिया, अयोध्या का दिया। तो और कौन कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिन्हें आप सांस्कृतिक या आर्थिक गतिविधि के तौर पर अपनी परियोजना में विकसित करते हुए देख रहे हैं? वृंदावन, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या जी, ये चारों शहरों में हमने जमीन में इन्वेस्टमेंट हमारा कर लिया है, और हमारा मानना है कि इसमें से करीबन 2 और शहरों में हम अगले 12 से 15 महीने में हमारे प्रोजेक्ट को लॉन्च भी कर पाएंगे। हमारा प्रणव जी ये है कि हमारा एक ऑनलाइन ओनली मॉडल से हम सेल करते हैं, तो हमारे किसी भी कंज्यूमर को हम फिजिकली साइट पे नहीं बुलाते, ना आने देते हैं। तो उसके कारण पूरी दुनिया के लोग हमारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमने ये देखा है कि वाराणसी में, लखनऊ में, वृंदावन में बहुत ज़्यादा लोगों की आस्था है और बहुत ज़्यादा लोगों को आने की इच्छा है। कहीं कारण रिलीजियस हो सकता है, कहीं कारण आर्थिक हो सकता है, कहीं दोनों का मिक्स हो सकता है। बट आज की डेट में इन 4 शहरों को उत्तर प्रदेश में हमने आइडेंटिफाई किया है, और उत्तर प्रदेश में हम ये भी देख रहे हैं कि कार्य करना काफ़ी सरल है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से भी कोई तकलीफ नहीं आती, लोकल लोगों का भी पूरा समर्थन मिलता है, और अच्छा कार्य करने में प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अभिनंदन जी, ये जो आपकी परियोजना है ना, एक क्लिक में प्लॉट बुक, ये थोड़ा सा इसे समझाइए, क्योंकि आमतौर पर जमीन को लेकर जब भी कोई खरीद फरोख्त करने जाता है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी 3-4 बार करता है, क्योंकि जमीन के अंदर वो देखना चाहता है, इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहता है कि भाई जमीन किसकी है, टाइटल क्लियर है नहीं है, थोड़ा सा रिस्क रहता है उसके अंदर, खासतौर पर आम बायर के मन में। लेकिन आप तो बिल्कुल ही विपरीत अप्रोच ले रहे हैं। आप तो कह रहे हैं आइए भी मत, केवल ऑनलाइन देखिए, क्लिक में दीजिए और हम आपके लिए प्लॉट बुक कर देंगे, सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। ये काफी रेडिकल मैं मानता हूं इस अप्रोच को। इसके पीछे वजह? इसके पीछे कारण प्रणय जी ये था कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी में 1998 से मैं रियल एस्टेट में हूं, और मैंने देखा है कि जो सिटी के एज पे जमीन लेके होल्ड कर पाए, उसका जो रिटर्न है वो कोई भी और दूसरा एसेट क्लास नहीं दे सकता है। मैंने मेरे जीवन में देखा है कि 2003 में थाना में जो जमीन थी, थाना मुंबई का एक सबब है, वो करीबन 1.25 करोड़ रुपया से 1.5 करोड़ रुपया पर एकड़ में जमीन वहां पर बिकती थी। आज उसी लोकेशन पे 150 करोड़ रुपया पर एकड़ पे भी जमीन नहीं मिल पाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था भारतवर्ष में कि जमीन का टाइटल, पोजेशन, अप्रूवल और तकलीफ के समय उसकी लिक्विडिटी,
ये 4 चीजों साधारण आदमी यदि करने जाए तो जमीन खरीद ही नहीं पाता था। और इसीलिए फिर वो क्या खुद जिस शहर में खुद रहता है उसी शहर में खरीदता था कि भाई चलो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जाके मैं यहाँ पे अपना घर बना लूंगा। जब हमने 2021 में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा शुरू किया तब हमारी सोच ये थी कि कोविड के दौरान इसको शुरू किया जा रहा है और इसमें यदि हम इन चारों प्रॉब्लम को ऑनलाइन सॉल्व कर दें तो हम वापस भारतवर्ष में लोगों को जमीन में इन्वेस्टमेंट की ओर ले जा सकेंगे। और उसका तरीका यही है कि आप फिजिकली आओगे तो आप कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, कभी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। हम हमारे ऑनलाइन मॉडल को इतना अच्छा बनाए कि आदमी ये देख पाए कि जमीन आज कहाँ है और 3 साल बाद कहाँ पहुंचने वाली है और इसकी बीच की जर्नी में मुझे अश्योरेंसेस क्या क्या मिल रहे हैं। टाइटल इंडिया की बेस्ट फर्म कर रही है, 7/12 उतारा आपके नाम पे बन के आ रहा है, अप्रूवल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आपके आजू बाजू में किस किस ने प्लॉट क्या क्या रेट पे खरीदा है वो आप अपने क्लिक से सब देख सकते हैं। तो पूरे बिजनेस को हमने ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे बिल्ड किया और उसी के कारण आज पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है ये इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं अमेरिका में बैठा हूँ वॉशिंगटन डीसी में, मुझे लगता है कि नागपुर के अंदर इंडिया का ग्रोथ होने वाला है, मुझे HUBL पे जाना है, नागपुर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, मेरा बजट बताना है, बाय कर लेना है, रजिस्ट्री भी ये करके दे देंगे, घर भी ये बनवा के दे देंगे, भाड़े पे भी ये चढ़वा देंगे और रीसेल भी ये करवा के दे देंगे। सो इट इज इफेक्टिवली हमने डीमैट लैंड बनाने की कोशिश करी है और इसमें लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, हमको बहुत स्नेह दिया, इसलिए हम इसको इतना रैपिडली एक्सपैंड कर पा रहे हैं। तो ये सुनने में भी बहुत आकर्षक लग रहा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ा है, आपने बिल्कुल सही फ्रेज का इस्तेमाल किया कि ऑनलाइन डीमैट आपने बना दिया है लैंड पार्सल्स के लिए। आपके पास लैंड पार्सल की अगर मैं बात करूं, कितना बड़ा लैंड पार्सल आप जुटा पाए हैं अभी तक? देखिए हमारा एवरेज लैंड पार्सल करीबन 100 एकड़ का रहता है और 75 एकड़ जो अयोध्या जी में हमारा है, शायद वो हमारा सबसे छोटा लैंड पार्सल होगा। और सबसे बड़ा जो है वो करीबन 300 एकड़ हमारे पास कोंकण में लैंड पार्सल है। ओवरऑल पिछले 3 सालों में हमने करीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन में कमिटमेंट कर दिया है और जैसे मैंने आपको बताया 16 लोकेशंस पे हमारा कार्य चालू है और 9 लोकेशंस और हमारे इस साल में शुरू होने वाले हैं। अगर भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र की मैं बात करूं अभिनंदन जी, तो एक बड़ी विचित्र सी चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ महानगरीय क्षेत्र में, नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन उतना इंप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा महंगे होते चले जा रहे हैं, आम आदमी की खरीद से या उसकी जो जेब है उसकी हैसियत से बाहर होते चले जा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप अपार्टमेंट्स में डील नहीं करते हैं, आप लैंड्स में और प्लॉटिंग में डील कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अलग अप्रोच है। लेकिन भारत के रियल एस्टेट को इस ग्रोथ स्टोरी में आप किस किरदार के तौर पर देख रहे हैं? इसमें बड़ा जी 2 बातें हैं। एक तो जो नोएडा में हो रहा है, शायद उसका कारण दिल्ली नोएडा में उसका कारण एक ये हुआ कि करीबन वहां पे 8 से 10 साल तक दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे और वहां पर क्वालिटी सब डेवलपर्स जो है वो बहुत कम हो गए थे। आज DLF, गोदरेज, ATS 3-4 डेवलपर्स ने जब वहां पे बड़े कार्य पे काम शुरू किया है तो शायद पिछले 8-10 साल का जो प्राइस अप्रिसिएशन होना चाहिए था वो लास्ट 12 से 18 महीने में मार्केट में अब दिख चुका है। यहां से आगे इन्फ्लेशन से ज्यादा यदि प्राइस बढ़ने की सोच होगी तो शायद सेल पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्फ्लेशन लिंक्ड प्राइस हाइक रहेगा और जब तक भारत का जो मिडिल क्लास है तब जब वो घर यदि नहीं ले पाएगा तो भारत में बाइंग नहीं हो पाएगी। मिडिल क्लास के दायरे में ही घरों को बनाना पड़ेगा और इन्फ्लेशन लिंक्ड प्राइस हाइक से ज्यादा प्राइस हाइक शायद अब मेरा मानना है बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। लैंड में प्राइस एप्रिसिएशन या ROI आप कितना देखते हैं भारत के अंदर? जमीन को यदि 20 साल के पीरियड के लिए होल्ड, यदि शॉर्ट टर्म में देखा जाएगा तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हम हमारे सभी लोगों को ये बताते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20 साल का विजन लेके आइएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यदि 20 साल का विजन आप लेके आते हैं तो आपको दिखेगा कि 18 to 20% कंपाउंडिंग रिटर्न जमीन आपको भारत के किसी भी सबब्स में दिला पाती है, यदि आप टाइटल को और पोजीशन को अपने पास रख सको। तो 18 से 20% का रिटर्न, 20 साल का पैसा, इसी सोच से लोगों को रियल एस्टेट लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभिनंदन जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि महानगरों की, अगर जिस तरीके से आपने नोएडा का जिक्र किया, दिल्ली हो, मुंबई हो, इन तमाम शहरों के अंदर अब लैंड पार्सल बहुत कम होता चला जा रहा है और लैंड रीडेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। दूसरी तरफ भारत के टीयर 2, टीयर 3 के शहर हैं जहां पर नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, वहां पर लैंड अलग तरीके से डेवलप हो रही है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए आप मर्ज क्या देखते हैं, दवा क्या देखते हैं?
प्रणय जी, ऐसा है कि आप अंडरलाइन देखेंगे तो स्टोरी सेम है। जो रीडेवलपमेंट की स्टोरी है वो स्टोरी मैं 1 मिनट में आप चर्चा करता हूँ आपसे कि एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। अब एक डेवलपर आके बोलता है आप जिस पुरानी बिल्डिंग में रह रहे हो उसको तोड़कर मैं नई बिल्डिंग बनाऊंगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा FSI एक्स्ट्रा एरिया दूंगा, सारी मॉडर्न एम्यूनिटीज दूंगा और उसके बाद में मेरे लिए भी कुछ बच जाएगा, इसीलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। तो उसका अंडरलाइन मतलब यही है कि जो लैंड है वहाँ की वो ज़्यादा वैल्यूबल हो चुकी है, FSI बढ़ चुकी है और इसीलिए लोग उसमें रीडेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसका फ्यूचर यही है कि जो भारत के टीयर 2 टाउन्स हैं या इमर्जिंग इंडिया है जैसे कि अयोध्या जी, वहाँ पर जाकर जो लोग आज ज़मीन में निवेश कर सकें, जो लोग उसकी सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधि को समझकर वहां पर निवेश कर सकें, उनका अप्रिसिएशन रियल एस्टेट में और कहीं से भी कई गुना ज्यादा होगा। अभिनंदन जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं फिर आता हूं उस सवाल के ऊपर कि आपकी इस व्यापक परियोजना में आपका जो बैंडविड्थ है वो भी तो जरा बता दीजिए। एक आम मध्यम वर्गीय खरीदार के लिए क्या हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा में जमीन है, जगह है? प्रणय जी, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का बेसिक स्टेटमेंट ही है दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग लैंड। हम जमीन को भारत के सभी कोनों में ले जाना चाहते हैं और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख से शुरू होता है और करीबन 10 करोड़ रुपए तक जाता है और हमारा एवरेज टिकट साइज वो करीबन 60-70 लाख रुपए के आसपास है। तो 20 लाख रुपया जमीन में निवेश करना, वो भी आपको आराम से 2 साल में उसका पेमेंट करना है, बैंक के लोन की फैसिलिटी अवेलेबल आपके पास में है और पोजीशन के बाद आप उसको घर बढ़ा के उसको आराम से भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। आपको 6-7-8% यील्ड भी करीबन मिल जाता है और 20 साल बाद जब वो जगह सिटी के बीचों बीच हो जाए, जब सिटी की हदें चेंज हो जाती हैं, तब आप उसको बेच सकते हैं। तो हर वर्ग है भारत में, शायद हर वर्ग आज हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ में जमीन में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया अभिनंदन जी आपने कि जमीन का लोकतांत्रिकरण, यानी सबके लिए जो है जमीन हो, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हमारे यहाँ मूलभूत हम अवधारणा मानते हैं जरूरतों की, इंसानी जिंदगी की जरूरत की। चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि शहरों के अंदर एक बड़ी समस्या आ रही है, चूंकि आप सरकारों के साथ भी डील करते हैं, लैंड डेवलपमेंट में भी हैं, आप इस इशू को बहुत अच्छी तरीके से दर्शकों को समझा भी पाएंगे। शहर बेतहाशा कंजस्टेड होते चले जा रहे हैं। रीडेवलपमेंट का ये जो प्लान है, जब आप लोग बात करते हैं या डेवलप करने की बात करते हैं, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़क हो, चाहे सैनिटेशन हो, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्क्स हो, इनके डेवलपमेंट को लेकर जो शहर इस समय कराहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय आप देख रहे हैं? मेरा मानना है कि अर्बन प्लानिंग इंडिया में बहुत ज्यादा वेल अंडरस्टूड सब्जेक्ट अब तक नहीं था। पिछले 2 से 3 साल में अर्बन प्लानिंग पे काफी चर्चाएं शुरू हुई हैं और जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है और जो हमारे अर्बन प्लानर्स अब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे अगले 3-4-5 साल में कि बहुत सारी जगहों पर जमीन को रिक्लेम करके कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा एंड अर्बन प्लानिंग अपने तत्पर भारत में अगले 5 साल में दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा कहा, आप जैसे जानकार अगर कहते हैं तो उम्मीद भी जागती है कि हो सकता है कि ये स्थिति जो है वो और बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने शहरों को विकसित कर सकें, लोगों के लिए जो मूलभूत ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान उसे सुनिश्चित कर सकें और इसमें लैंड का डेमोक्रेटाइजेशन सही मायने में हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अयोध्या में जो है जो शुरुआत आपने की है वो ज़्यादा बेहतर मुकाम तक भी जल्दी ही पहुँचे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।